नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन इंग्लिश स्टूडेंट्स की जिनका सब्जेक्ट कोड है BPAG 174 और बुक का नाम है सतत विकास, जहां इसके चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 पर आज चर्चा की जाएगी। तो यदि पार्ट 1 की वीडियो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। इसके अलावा वीडियो समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, लगातार कमेंट करके हमें बताते रहिए। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहां चैप्टर 2 के पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि सतत विकास के घटक हैं क्या, और ये भी पढ़ा था हमने कि सतत विकास के सामाजिक घटक से हम क्या समझते हैं और समाज में सततता को बनाए रखने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सतत विकास के आर्थिक घटक से हम क्या समझते हैं और सतत विकास के पर्यावरणीय घटक से हम क्या समझते हैं। जो ये हेडिंग्स है यही क्वेश्चन है और इसी से क्वेश्चन चैप्टर में बनते भी हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टरों में से एक है ये। तो आज की बात हम करेंगे कि सतत विकास के आर्थिक घटक से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, जब हम सतत विकास के आर्थिक घटक की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधे सीधे अर्थव्यवस्था पर जाता है, और जब हम अर्थव्यवस्था पर जाता है तो हमें ये पता चलता है कि प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएँ रही हैं। एक अर्थव्यवस्था रही है विकसित देशों की और दूसरी अर्थव्यवस्था रही है अल्पविकसित देशों की। और समय जैसे जैसे आगे बढ़ा है ये असमानता और भी ज़्यादा आगे बढ़ी है। जब हम बात करते हैं आज से 200 साल पहले की, तो हमें दिखाई देता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, ये बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ हैं जिन्होंने पूरे पूरे अफ्रीका और एशिया के ज़्यादातर देशों को उपनिवेश बना रखा है। वर्तमान युग की बात करें तो वर्तमान में भी यही यूरोपीय देश, यही पश्चिमी शक्तियाँ आज भी विकसित हैं। ऐसे में समाज दो भागों में बढ़ चुका है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस असमानता को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, इसी की चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। विकसित देशों ने जो औद्योगिकरण की नीतियाँ अपनाई हैं, उद्योगों में आज बहुत तेज़ गति से जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तकनीक का स्तर लगातार जो आगे बढ़ रहा है, भले ही इस तकनीक से मनुष्य की सुख सुविधाएँ बढ़ी हैं, लेकिन इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, इसकी चर्चा भी हम इसी पैराग्राफ में करेंगे। तो चलिए देखते हैं किताब आपकी क्या कह रही है। तो जब हम विकास शब्द की बात करते हैं तो 20वीं शताब्दी में ये विकसित अमीर देशों की एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। जहां यूके, जापान, स्पेन, जर्मनी जैसी शाही ताकतों ने आज़ादी हासिल कर ली थी, आर्थिक विकास दुनिया भर में आज लोकप्रिय नीति एजेंडा बन चुका था। तो ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। तो आज हम बात ये करते हैं समस्याएं क्या हैं। समस्या ये है कि जो आय असमानता बढ़ रही है, आज जो मौजूदा सामाजिक संरचनाएं हैं, आज विकास की हमें जो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आज जो हम लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं, आज विकास की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आज मनुष्य चांद तक पहुंच गया है, लेकिन हम उसके पीछे का इफेक्ट नहीं देख रहे हैं। इफेक्ट क्या है? उसके पीछे का इफेक्ट यह है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण निम्न स्तर पर जा रहा है, बड़े पैमाने पर लोगों को अपना ही क्षेत्र छोड़ना पड़ रहा है, विस्थापन करना पड़ रहा है, संस्कृति का दोहन हो रहा है, पारंपरिक जो हमारे स्थान है उनको नुकसान पहुंच रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, सरदार सरोवर बांध बनने की वजह से बहुत सारे गाँव को खाली कराना पड़ा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि विकास नहीं करना चाहिए, विकास करना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि उसके साथ साथ कितना नुकसान हो रहा है और लोगों को उस नुकसान के बारे में भी बताना चाहिए। तो यहाँ हम यही चर्चा करेंगे कि आज जो हम विकास कर रहे हैं इसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। तो आज का जो हम विकास कर रहे हैं, इस विकास की सबसे पहली घटना ये घटी है कि जो 21वीं सदी का युग है, इस युग को घातीय युग की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई भाई? इसे घात मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा चोटिल युग है ये, क्योंकि किसी सदी में जलवायु परिवर्तन ही केवल पर्यावरणीय चिंता का विषय नहीं है। अगले 30-40 सालों में दुनिया भर में जितनी तेज गति से आबादी बढ़ रही है, जितनी तेज गति से जनसंख्या बढ़ रही है, हमें जलवायु परिवर्तन से भी बदतर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पानी की कमी हो जाएगी, भोजन की कमी हो जाएगी, गरीबी इतनी तेज गति से फैलेगी, पर्यावरणीय तंत्र कमजोर हो जाएंगे, प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी और महासागरों की स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे और महासागर का तल ऊपर उठ जाएगा, महासागरों के आसपास रहने वाली जगहें डूब जाएंगी, स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। जीडीपी जो आज हम सोच रहे हैं ना कि जीडीपी गिर रही है, गरीबी बढ़ रही है, ये और ज़्यादा गिरेगी, क्योंकि जनसंख्या तो लगातार बढ़ती रहेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे नहीं। तेल की कीमतें लगातार बढ़ेंगी, तेल की कीमतें लगातार घटेंगी और अर्थव्यवस्था पूरी पूरी डामाडोल हो जाएगी। गरीबी के आंकड़े चौंकाने वाले आएंगे। एक दिन में लोग एक समय का भोजन भी नहीं जुटा पाएंगे। अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा, और यही असमानता गरीबी को और ज़्यादा बदतर बनाएगी। उसका रीज़न ये होगा कि लोगों को अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए संसाधन ही नहीं मिलेंगे।
प्राकृतिक संसाधन तो बिल्कुल लगभग समाप्त होने की ओर आ जाएंगे और पृथ्वी पर बोझ बढ़ता जाएगा। केवल यही चीज़ नहीं है जो इस युग को घातक युग बनाती है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आतंकवाद, हिंसा, महामारियां फैल रही हैं, खाद्य असुरक्षा हो रही है, परमाणु युद्धों का लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीज़ें भी डेवलपमेंट की वजह से हुई हैं, क्योंकि आज हर एक देश विकास करना चाहता है और इसके लिए वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है। शक्ति प्राप्त करने के चक्कर में वो दूसरे लोगों को नीचे दिखाना चाहता है। दूसरी बात ये आती है कि एक तो ये हो गया कि हमें इन समस्याओं पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात ये आती है उद्योगों की क्या भूमिका है, इस पर हमें क्या विचार करना चाहिए। तो बड़े पैमाने पर जो निजी उद्योग आए हैं, नई नई तकनीकें आई हैं, नया नया ज्ञान आया है, नया नया बजट व्यवस्था आई है, इसने बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करी हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। मनुष्य का जीवन गुणवत्तापूर्ण बनाया, इसमें भी कोई शक नहीं है। मानव संसाधनों को तैनात करने की गुंजाइश बनाई है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बनाया है, लेकिन हमें इन सभी के लिए सोच विचार भी करना चाहिए। हमें ऐसी तकनीक का विकास करना चाहिए भाई जो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे समाज के लिए क्या हो, लाभदायक हो, व्यवहार्य हो। इसके अलावा हमें आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए और क्या करना चाहिए। अगर हमें आर्थिक रूप से लगातार समाज को चलायमान रखना है तो इसके लिए हमें ऋण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। सरकारी ऋण भी होना चाहिए और बाहरी ऋण भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार कृषि और औद्योगिक उत्पादन में नुकसान जैसी व्यवस्थाएं पहुंचती हैं। ऐसे में असंतुलन पैदा होता है। उस असंतुलन से बचने के लिए सरकार को ऋण व्यवस्थाएं मुहैया करवानी चाहिए, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर की स्थापना भी होती है। इसके साथ ही साथ हमें और किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, इसके साथ साथ हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम लगातार नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करें। देखिए, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, हमारे रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो हैं जिनका हम लगातार बार बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ये पर्यावरण को कम से कम प्रदूषित करते हैं और ये सदैव के लिए विद्यमान भी हैं। लाइक डेट हम सोलर पैनल का यूज़ कर रहे हैं, आज बायोगैस का यूज़ कर रहे हैं, ये नवीकरणीय संसाधन है ऊर्जा के। पन बिजली का यूज़ कर रहे हैं, पवन चक्कियों का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो कोयले का यूज़ कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम का यूज़ कर रहे हैं, प्राकृतिक गैसों का यूज़ कर रहे हैं, ये अनवीकरणीय संसाधन हैं। ये प्रदूषित भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ये सीमित हैं। ऐसे में अगर हमें लगातार विकास को बनाए रखना है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, उपज को बनाए रखना है, समाज में प्रोडक्शन को बढ़ाए रखना है, तो हमें नवीकरणीय संसाधनों की ओर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित हैं। जंगलों को काट कर अगर हम लगातार कारखानों का निर्माण कर रहे हैं, कृषि का भूमि का निर्माण कर रहे हैं, तो फिर हमारा अस्तित्व भी लगभग समाप्ति की ओर है। हालांकि यहाँ से दो दृष्टिकोण आते हैं। पहला दृष्टिकोण ये आता है, अगर पर्यावरण का प्रदूषण करके विकास ज़्यादा मिल रहा है तो ये हानि नहीं है, लेकिन अगर पर्यावरण को प्रदूषित करके गुणवत्ता हासिल नहीं की जा सकती तो शायद ये विकास नहीं है। तो इस चीज़ पर लगातार बहस होती रहती है कि विकास के सही मायने क्या हों। दूसरी बात यह है, सरकार को भी समय समय पर अपने आर्थिक सिद्धांत तय करने चाहिए। आर्थिक सिद्धांतों के अंदर नैतिकता पर भी ध्यान देना चाहिए, एथिक्स पर भी ध्यान देना चाहिए। नैतिकता क्या है? नैतिकता ये है कि हम कोई परियोजना चला रहे हैं तो पर्यावरण और समाज पर उसका कम से कम नकारात्मक प्रभाव पड़े और जबकि सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा पड़े, लोगों को विस्थापित ना होना पड़े। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। किसको? कानून बनाते वक्त, नीति बनाते वक्त जनता के निर्णय मानने चाहिए और सामाजिक मूल्यों का निर्माण करना चाहिए। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। चक्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जिसमें हम उत्पादों को इस प्रकार से उत्पादन करेंगे कि उसमें से अपशिष्ट और प्रदूषण कम से कम होगा। हम चक्रीय अर्थव्यवस्था में 3R का यूज़ करेंगे। 3R का मतलब होगा रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, यानी कम करना, दोबारा से उपयोग करना और पुनः चक्रण। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में 3 सिद्धांत चलते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, 3Rs की नीति। लाइक डेट हमें जो कपड़े नहीं पहनने और वो बेकार हो गए हैं तो हमें उन्हें एक ऐसे स्थान पर फेंकना चाहिए जहाँ उसको धोने, उसको कतरने और फिर से रीयूज़ करने की चीज़ें चलती हों। इसी प्रकार से जो हमने अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, हमें पहली बात तो जिस भी सामान का यूज़ करना चाहिए उस सामान का यूज़ इतना करना चाहिए कि वो अंतिम रूप से हो। ऐसा ना हो कि हम क्या करते हैं, हमने एक फ़ोन लिया और 1 साल चलाया बस, उसके बाद हमने औद्योगिक कचरा बढ़ा दिया। लेकिन जब हम उसका पूरा यूज़ करते हैं और उसके बाद उसे इस दिशा में लगा देते हैं जहाँ से उसका फिर से रिसाइकिल हो सके, उसका फिर से रीयूज़ हो सके, उसके पुर्जों को निकाल कर दूसरी जगह पर यूज़ किया जा सके, तभी हम कहेंगे कि एक चक्रीय अर्थव्यवस्था चल रही है। तो रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल। प्लास्टिक पर बैन क्यों लग रहा है? क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का रीयूज़ नहीं कर सकते, हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, औद्योगिक कचरा है, इसलिए प्लास्टिक जैसी चीज़ों पर बैन लगना ही चाहिए।
तो सतत के आर्थिक विकास की हम बात करें, सतत के आर्थिक सिद्धांत की बात करें, आर्थिक आयाम की बात करें, तो आई होप सो आप इसमें से क्वेश्चन कर देंगे। आगे चैप्टर में सतत विकास के मूल सिद्धांतों की बात की गई है। तो जब हम सतत विकास के मूल सिद्धांत की बात करते हैं, सतत विकास के बेसिक नीड की बात करते हैं, तो हम सीधी सी बात ये करते हैं कि वर्तमान पीढ़ियाँ विकास करती जाएं और भावी पीढ़ियाँ विकास करती जाएं। ऐसे में हमें क्या करना होगा, हमें इन मुद्दों का ध्यान रखना होगा कि जितनी भी विकास की परियोजनाएं हों वो जन केंद्रित हों, लोगों के और समूह के बीच की भिन्नताओं का सम्मान हो, लोगों की संस्कृति के हिसाब से हो और लोग उसके हिसाब से एडजस्ट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, बड़े लेवल पर गरीबी ख़त्म करना और छोटे छोटे स्तरों पर भी ऐसे कार्य करना ताकि लोगों के अंदर क्षमताओं का निर्माण हो, लोगों के अंदर सार्वजनिक क्षेत्रों में साझेदारी की भावना है, समाज लगातार गतिशील होता जाए। इन सब चीज़ों पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तभी हम ये मानेंगे कि सतत विकास हो रहा है, नहीं तो नहीं। इसके अलावा सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और भ्रष्टाचार जैसी जो समस्याएं इसे ख़त्म करनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर पर्यावरण से संबंधित हम कानून बना भी लें, पर्यावरण से संबंधित नियम बना भी लें, अल्प विकसित यानी गरीब अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो कानूनों को लागू नहीं कर पाती हैं। वो कानून बना तो देती है, लागू नहीं कर पाती, उसका कारण है भ्रष्टाचार। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो सर किस सरकार ने घोषणा करी कि इस साल हम 20,000 पेड़ लगाएंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है? 5,000 पेड़ लगा दिए, 15,000 पेड़ों के पैसे खा लिए, गिनने कौन जा रहा है? तो भ्रष्टाचार जो एक बड़ी सीमा पर हो रहा है ना, ये भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या है सतत विकास में। नकली डेटा दे देते हैं, पुराने आंकड़े दे देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उत्पादन में जो आपूर्ति होनी होती है वो श्रृंखला टूट जाती है वहीं के वहीं। बड़े पैमाने पर दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, जिससे रोगी अपना उपचार नहीं करवा पा रहा है, दवा खरीदने में वो सामर्थ्य नहीं है। तो जब तक हम भ्रष्टाचार को नहीं समाप्त करेंगे तब तक हम सतत विकास की बात नहीं कर सकते हैं। तो जब हम सतत विकास के आर्थिक आयाम की बात करते हैं, सतत विकास के आर्थिक घटक की बात करते हैं, तो हम उसमें किन किन चीज़ों पर जोर देते हैं भाई? तो सतत विकास के आर्थिक घटकों में हम सबसे पहले बात करते हैं कि आर्थिक सततता को कैसा बनाया जाए। समाज में आज समस्याएं क्या हैं? आज का युग घातीय युग है। उद्योग की क्या भूमिका है? 3 Rs रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल किस प्रकार से एक अर्थव्यवस्था को चक्रीय अर्थव्यवस्था में बदल देता है, और इसके साथ साथ समाज की क्या बेसिक नीड हैं, और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को दूर करके ही हम आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। अब बात आता है सतत विकास का पर्यावरणीय घटक क्या है। तो इस पर तो हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा सा ही है तो इस पर और भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि सतत विकास का मतलब क्या है, आज का विकास हो, कल का विकास हो और आने वाले समय का लगातार विकास होता जाए और ये श्रृंखला कभी भी ना टूटे। तो ऐसे में हमें अपने पर्यावरण का भी तो ध्यान रखना होगा, क्योंकि विकास के 2 पहलू होते हैं। विकास का एक पहलू होता है कि हमारा जो स्तर है वो लगातार उठ रहा है, लेकिन दूसरा पहलू ये होता है कि पर्यावरण का स्तर लगातार गिर रहा है। आज हम बड़े पैमाने पर पर्वतीय क्षेत्रों में जा पा रहे हैं, आज हम समुद्री यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है इस बात पर हम गौर नहीं करते। तो सतत विकास का जो पर्यावरणीय घटक है वो इसी चीज़ पर गौर कर रहा है। ये बता रहा है कि हर एक चीज़ एक दूसरे से संबंधित है, चाहे समाज हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे पर्यावरण हो। आज बड़े पैमाने पर कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का यूज़ हो रहा है। ऐसे में अरबों टन ग्रीन हाउस गैसें भी तो बढ़ रही हैं। ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है तो ओजोन परत में छेद हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लगातार ग्रीष्म ऋतु बढ़ती जा रही है। ऐसे में सतत विकास के लिए समय समय पर क्या हुए हैं, पर्यावरणीय सम्मेलन, और उन्हीं सम्मेलनों में एक सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग सम्मेलन। इस सम्मेलन में ये बात की गई थी कि हम जी बायोमास ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, यानी कि बायो को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा विकसित देशों में जो खपत हो रहा है संसाधनों का, उसे कम से कम करने पर विचार करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ उत्पादन करेंगे जो पर्यावरण को दूषित ना करें। परिवहन, अपशिष्ट यानी कूड़ा और रसायन, इन सब चीज़ों को केंद्रीय क्षेत्रों में शामिल करेंगे। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे। पर्यावरणीय क्षति के मिटाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करेंगे। वैश्वीकरण की दुनिया में अर्थव्यवस्था और समाज को जोड़ देंगे। छोटे छोटे जो द्वीप हैं उसे विकसित करेंगे, नई नई तकनीकें विकसित करेंगे। जैव विविधता के बारे में लोगों को ज्ञान देंगे। अफ्रीका और लतीनी अमेरिका में क्षेत्रीय प्रयास किए जाएंगे, और न केवल ये सारी चीज़ें कागजों में रहेंगी बल्कि इन्हें लागू भी किया जाएगा। क्योंकि विकास और पर्यावरण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर पर्यावरण है तो विकास है, और अगर पर्यावरण नहीं है तो विकास नहीं है। क्योंकि मनुष्य की आर्थिक गतिविधियाँ एक बहुत बड़े पर्यावरण तंत्र से आती हैं। प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधन की कमी इसके दुष्प्रभाव हैं। जनसंख्या में अगर इतनी तेज़ गति से बढ़ती रही तो प्राकृतिक जो हमारे संसाधन उनकी कमी हो जाएगी, और अपशिष्ट यानी कचरा बहुत तेज़ गति से बढ़ता ही चला जाएगा।
आर्थिक विकास से पर्यावरण में परिवर्तन तो होंगे, ये बात तो पक्का है, लेकिन वो परिवर्तन इतने ज़्यादा भी इफेक्टिव ना हो कि वो हमारे जीवन को ही ख़त्म कर दें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सतत विकास के जो SDG लक्ष्य थे 17, उस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि हमने पहले चैप्टर में बात करी थी, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। इसके अलावा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना चाहिए। अल्पकालिक उद्देश्य ना हो, ये ना हो कि आज का प्रॉफिट आज के लिए है, दीर्घकालिक उद्देश्य हो कि आज के प्रॉफिट का इफेक्ट आने वाली पीढ़ियों पर क्या पड़ सकता है। GDP पर बस ध्यान देना चाहिए, GDP पर तो ध्यान देना चाहिए, चलो ठीक है जी, देश का विकास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आज 3 ट्रिलियन है, कल 5 ट्रिलियन हो, कल 10 ट्रिलियन हो अर्थव्यवस्था, लेकिन साथ ही साथ जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहे, क्योंकि हमारे संसाधन कैसे हैं? सीमित हैं, असीमित नहीं है। यहाँ पर पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए नहीं है। तो जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक हम सतत विकास को बढ़ावा नहीं दे सकते। इस चैप्टर में यही है। आगे चैप्टर में एक छोटा सा निष्कर्ष दिया गया है। तो इस चैप्टर के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को यदि आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयाम कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं, इस कथन की चर्चा कीजिए। तो आई होप सो आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, और यदि नहीं आ रहे हैं तो कमेंट करके हमें बताइए, हम इसमें और भी सुधार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।